हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून है ना। और गुड आफ्टरनून के साथ आज की क्लास शुरू करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले देखो, कल का तो रिवीजन कर लिया होगा। वैसे तो कल हमको बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर पढ़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पिछली क्लास का जो है फ्रेंच का आगमन छूट गया था, तो वो हमने कल थोड़ा डिटेल में कवर किया है। कार्नेटिक युद्ध वगैरह जितने एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं उसके हिसाब से अपन ने कवर किया है, और वो मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए। मोर देन इनफ है, ठीक है। उससे ज्यादा तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग आज बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर कवर करेंगे। बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो तुमको बैटल ऑफ प्लासी अगर समझ में आ जाएगा ना, तो तुमको बैटल ऑफ बक्सर भी समझ में आ जाएगा। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो पूरी लड़ाई थी ना, वो सत्ता की लड़ाई थी, वो पावर की लड़ाई थी। जो नवाब का जो पोस्ट था, नवाब का पोस्ट, उसकी लड़ाई थी यहाँ पे, ठीक है, बंगाल वाले क्षेत्र में। तुमको प्लासी नाम का क्षेत्र भी बंगाल में मिलेगा, तुमको बक्सर नाम का क्षेत्र बिहार में मिलेगा। उस समय पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मेनली आज हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखना यहाँ पर पहले प्रीवियस लेक्चर के बारे में कल थोड़ा सा हमने बैटल ऑफ प्लासी का थोड़ा सा इंट्रो देखा था, है ना, कि भैया ऐसे ऐसे होने वाला है। बाकी कल हमने मेनली क्या कवर किया था? मेनली हमने फ्रेंच कवर किया था, फ्रेंच का आगमन, ठीक है, फ्रेंच का आगमन और पतन, है ना, और कार्नेटिक वॉर्स वगैरह हमने कवर किए थे। अगर उसको पढ़ लिया होगा तो सही है, ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, कोई भी बच्चा जो है वो ऐसा कोई भी कमेंट नहीं करेगा जो एग्जाम से रिलेटेड ना हो, जो पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, ठीक है। कि ऐप नहीं चल रहा है, ऐप में ये इशू आ रहा है, डीपीपी क्विज नहीं मिल रहा है, वो हिंदी नहीं हो रहा है, इंग्लिश नहीं हो रहा है, उस बारे में डिस्कशन अभी कोई भी नहीं करेगा। क्योंकि ये जो बक्सर की लड़ाई है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, प्लासी की लड़ाई, प्लासी की ही लड़ाई से तुम्हारा बक्सर का लड़ाई जुड़ेगा, दोनों जुड़ेगा। राधे राधे बेटा, है ना, दोनों जुड़ेगा एक दूसरे से, तो दोनों तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करेगा जिससे कि क्लास डिस्टर्ब हो, या फिर मैं पढ़ा रही हूं वो मेरे दिमाग से निकल जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, तुम्हारा कमेंट बिल्कुल बगल में चलता है और वो मुझे दिखता रहता है, ठीक है। आराम से शांति से पढ़ोगे तो ही युद्ध समझ में आएगा, नहीं तो युद्ध समझ में नहीं आता है बच्चों को। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत में अंग्रेजों की सफलता, यानी कि सक्सेस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, बैटल ऑफ प्लासी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। बैटल ऑफ प्लासी और उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे। राम राम बेटा, हर हर महादेव, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, ठीक। और हैप्पी दिवाली इन एडवांस, है ना। चलो देखो, भारत में अंग्रेजों की सफलता, बोलोगे ये क्या है? ये है बेटा कि भारत में जो अंग्रेजों का सफल होने का जो कारण था ना, वो एक तरह से तुम देखोगे उनके हथियार और उनका प्लान और उनकी लीडरशिप। बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद में अंग्रेजों ने पूरा समझ लिया था। देखो, फ्रेंच को, पोर्चुगीज को, डच को, डेंस को सबको भगा दिए थे ना उन लोग। बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ ना, तो उनको समझ में आ गया था कि इंडिया में जो शासक लोग हैं, जो नवाब लोग हैं, जो निजाम लोग हैं, उन लोगों को मेरे को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि नवाब अगर कंट्रोल में आ गया है बंगाल का, तो फिर मैं अलग अलग क्षेत्रों में कंट्रोल करने में भी मेरे को दिक्कत नहीं आएगा। ये अंग्रेजों को समझ में आ गया था। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में यही है कि तुमको समझ में आ जाएगा कि अंग्रेजों ने भारत में इतनी आसानी से कैसे समझ लिया था कि हम यहां रूल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा डीपली लेके चलेंगे बैटल ऑफ प्लासी को, कहानी के फॉर्म में मैं तुमको समझाते हुए चलूंगी। इधर ध्यान देना और कमेंट में ध्यान मत देना। कारण क्या थे इसके? जो अंग्रेजों का जो सक्सेस इंडिया में देखने को मिला, उसके कारण क्या थे? अंग्रेजों के भारत में अंग्रेजों की सफलता का कारण, है ना, सफलता का कारण क्या था भारत में? भाई एक एक करके जो सबको इन लोग हटा दिए थे, सबको भगा दिए थे, क्या कारण था, है ना? रीजंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। पहला कारण था श्रेष्ठ हथियार और सेना। उनका सेना बहुत मजबूत था, एकदम बेहतरीन हथियार था उन लोगों के पास, हाई टेक वेपन्स थे उनके पास, है ना, बेस्ट वेपन्स एंड आर्मी वो उनका ऐसा था ना, आर्मी का अगर कोई लीडर है ना, तो उसकी बात पूरी आर्मी वाले सुनते थे।
उनका इतना डिसिप्लिन इतना खतरनाक था, अगर लीडर ने बोल दिया, कमांडर ने बोल दिया कि ये यहाँ खड़े रहो तो वो वहीं खड़े रहते थे, वो हिलते नहीं थे वहां से, इतना खतरनाक डिसिप्लिन था। ये इनको फायदा दे गया इंडिया में, ठीक है। सैन्य अनुशासन, डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इन आर्मी, डिसिप्लिन इन आर्मी मैन, ठीक है। आर्मी के लोगों में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था, जैसा कि मैंने अभी बताया। नियमित वेतन, देखो तुम कहीं पर भी नौकरी करने जाओगे, तुमको अगर हर महीने सैलरी मिलती रहेगी, वो भी समय पे, तो तुम्हारा काम करने में मन लगा रहेगा, तुम्हारा कभी मन नहीं करेगा कि उस जगह को मैं छोड़ के कहीं जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेज लोग अपनी सेना को वेतन एकदम टाइम टू टाइम देते थे और अच्छा वेतन देते थे, ठीक है। रेगुलर सैलरी प्रोवाइड किया करते थे, ठीक है ना, रेगुलर सैलरी प्रोवाइड किया करते थे। साथ में यहाँ पर नेतृत्व, अंग्रेजों का जो लीडरशिप क्वालिटी था, लीडरशिप क्वालिटी जो था अंग्रेजों का, वो बहुत बेहतरीन था। अगर किसी गवर्नर जनरल को इंडिया में भेज दिए तो उस गवर्नर जनरल में इतना पावर रहता था कि वो एक जगह में बैठ के पूरे भारत के ब्रिटिशर्स को कंट्रोल कर लेता था, वहां से बैठ के बोलता था तो पूरे इंडिया में जितने भी अंग्रेज ऑफिसर्स थे सब उसकी बात को मानते थे, इतना खतरनाक लीडरशिप था। और उस जमाने में हमारा लीडरशिप उतना स्ट्रांग था नहीं, वो तो गांधी जी के आने के बाद में हमारा लीडरशिप थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ हमको दिखा था, नहीं तो हमारे यहाँ 1857 की क्रांति भी इसीलिए फेल हुई थी। बहादुर शाह जफर को लीडर तो बना दिया गया, लेकिन उनमें वो क्वालिटी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शासक थे, उन लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे थे, नेशनल लेवल पर लीडरशिप था नहीं, अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। तो समझ रहे हो अंग्रेजों की सक्सेस होने का क्या यहाँ पर रीजन था, ये सारे रीजंस थे उनके। अब तुम लोग आ जाओ बैटल ऑफ प्लासी पे। बैटल ऑफ प्लासी बेटा वो युद्ध था जिसके बारे में कहते हैं कि ये कभी लड़ा ही नहीं गया। बैटल ऑफ प्लासी वो युद्ध है जो कभी लड़ा ही नहीं गया, धोखे से यहां पर जो है हरा दिया गया था, समझे, धोखे से हराया गया था अंग्रेजों द्वारा। वो धोखा कैसे हुआ, धोखा किसने किया, कैसे क्या हुआ, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। इनकी नजर अंग्रेजों की बंगाल पर पड़ चुकी थी। बंगाल एक बहुत समृद्ध जगह था उस समय पे, ठीक है, आज भी है, उस समय भी था। आज का बंगाल का दायरा, वेस्ट बंगाल का दायरा थोड़ा सा छोटा है, तब बंगाल का दायरा बहुत बड़ा था। आज का बांग्लादेश जो तुम देखते हो ना, वो भी बंगाल में आता था, समझे, बहुत बड़ा दायरा था। बंगाल में व्यापार होता था किस किस चीज का, हर चीज का, कपास का, जूट का, उसके बाद तुम्हारा पेपर का यानी काली मिर्च का, है ना, केरला के साथ में बंगाल में भी होता था, चाय का, समझे, चाय का व्यापार होता था। इन चीजों की जो खेती है ना बंगाल में बहुत होती थी। अंग्रेजों की नजर यहां पड़ गई थी। उन लोगों ने बोला यार एक काम करते हैं, हम लोग बंगाल वाले क्षेत्र को कब्जा कर लेते हैं, लेकिन कब्जा करने के लिए वहां पर जरूरी था कि बंगाल में जो नवाब लोग का शासन है, उन नवाबों का शासन खत्म करना, या तो उन नवाबों को अपने अंडर ले लेना कि भैया वो हमारी बात मान के हमारे हिसाब से चले तो हमारा काम बनेगा, ये था। अब शासन खत्म करना तो उनके बस में था नहीं, अंग्रेजों के बस में, कैसे हटाएंगे नवाब को, उनके बस में था जो नवाब वहां पर काम में अड़चन डाल रहा है उसको हटा के दूसरे को बिठा दो, लालच वालच देके। अंग्रेजों ने यही किया, अंग्रेजों ने यही किया, हटा नहीं सकते थे ना, खत्म नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बंगाल वाले क्षेत्र में 1700 से लेकर 1727 तक मुर्शीद कुली खान ने जो है यहाँ पर रूल किया। किसने रूल किया? मुर्शीद कुली खान ने यहाँ पर नवाब के तौर पर रूल किया, ठीक है। बंगाल के नवाब, नवाबों की सूची है ये, नवाब, बंगाल में जो नवाब, देखो नवाब क्या होता है, अब तुम ये सोचोगे तो हमारे राज्य के क्षेत्र, राज्य के हिसाब से देखोगे तो जो मुख्यमंत्री वगैरह नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री कितना पावरफुल रहता है, गवर्नर कितना पावरफुल रहता है, वैसे ही नवाब का पोस्ट रहता था। नवाब की बात उस एरिया में काटता नहीं था कोई, वो लीडर रहता था, मेन आदमी वही रहता था नवाब। नेशनल लेवल पर मुगल एम्परर रहता था, मुगल बादशाह राष्ट्रीय स्तर पर था, उस समय मुगलों का शासन था भारत में, मुगल गए नहीं थे, मुगल लोग राष्ट्रीय स्तर पर थे। और यहाँ पर नवाब जो था वो बंगाल में, बंगाल वाले एरिया में नवाब लीडर हुआ करता था। नवाब और मुगल बादशाह के बीच में बातचीत होता रहता था कि किस तरीके से क्या चीजें करनी है। ये नवाब का पोस्ट था, मतलब एक इंपॉर्टेंट पोस्ट था। इसी पोस्ट के आदमी को पकड़ना था अंग्रेजों को, इसी को अपने हिसाब से ढालना था, ठीक है। मुर्शीद कुली खान 1700 से 1727 तक बंगाल का नवाब था, बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे।
अंग्रेज लोग जो है व्यापार वगैरह कर रहे थे, अंग्रेजों की नजर तो वहां पर पड़ ही चुकी थी, समझ रहे थे समझ रहे हो, व्यापार वगैरह अंग्रेजों का बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। अब मुर्शीद कुली खान का डेथ हो जाता है ना, 1727 में मुर्शीद कुली खान मर जाता है, ठीक ठाक चल रहा था सब, ठीक है, मर जाता है। तो मरने के बाद में उसका जो सन इन लॉ है, सन इन लॉ यानी कि दामाद, दामाद का नाम था सुजाउद्दीन, ठीक है। 1727 में सुजाउद्दीन आया, दामाद, ठीक है, दामाद आया, दामाद का शासन शुरू हुआ, शासन शुरू हुआ, ठीक है। सन इन लॉ ऑफ मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान। एक चीज समझ रहे हो यहां पर, ये भी थोड़ा सा तुम्हारा क्या कहते हैं, एक हेरिडिटरी पोस्ट समझ सकते हो, हेरिडिटरी था ये भी, कि भैया मैं मरूंगा तो मेरा रिश्तेदार बनेगा, वो मरेगा तो उसका रिश्तेदार बनेगा, ठीक है। तो सुजाउद्दीन उसका सन इन लॉ था। 1739 तक सुजाउद्दीन ने रूल किया था, 1727 के बाद 1739 तक सुजाउद्दीन का रूल था यहाँ पर, ठीक है। मैं सरफराज खान का नाम थोड़ा नीचे कर दूंगी, अभी मैं इसको हटा देती हूँ, नहीं तो फिर तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। देखो 1739 तक शुजाउद्दीन, है ना, शुजाउद्दीन का शासन था, यानी कि ये नवाब था, ठीक है, ये नवाब था बंगाल का, है ना। 1739 में ये भी गया, टिल 1739 शुजाउद्दीन रूल्ड बंगाल, बंगाल एज नवाब। अब सुजाउद्दीन भी गया, सुजाउद्दीन के बाद कौन आया अगर पूछा जाए तो बोलना इसके बाद आया सरफराज खान। कौन आया इसके बाद? सरफराज खान आया। सरफराज खान जो था मुर्शीद कुली खान का बेटा था। सरफराज खान कौन था? मुर्शीद कुली खान का बेटा था। और मुर्शीद कुली खान का ये जो बेटा था ना, ये ज्यादा ताकतवर था नहीं, ठीक है। इसके बाद कौन आया? सरफराज खान। सरफराज खान नवाब बने, ठीक है, बने। ये मैं सीक्वेंस बता रही हूं एक एक करके कौन बनते गया था, ठीक है। सरफराज खान बिकेम नवाब। किसके बाद बने? 1739 के बाद, ठीक है। 1739 में जब इसकी डेथ हुई उसके बाद सरफराज खान यहाँ पर नवाब बन जाता है। सरफराज खान उतना ज्यादा कैपेबल नहीं रहता है, इसीलिए इसको मार दिया जाता है, ठीक है। एक ही साल में 1740 में इसको मार दिया जाता है, ठीक है ना। सरफराज खान की मृत्यु जो है ना, मृत्यु ये 1740 में हो जाती है। इसको मारता कौन है? अली वर्दी खान। अली वर्दी खान द्वारा हत्या, ठीक है ना। अली वर्दी खान किल्ड सरफराज खान। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अली वर्दी खान जो है वो आ गया। कोई डाउट है तो पूछ लो सीक्वेंस बताया मैंने, देखो क्या बताया। बंगाल वाले क्षेत्र में नवाब का पोस्ट था। सबसे पहले यहाँ मुर्शीद कुली खान 1700 में आया। 1700 से लेकर 1727 तक मुर्शीद कुली खान ने रूल किया, सब बढ़िया चल रहा था। अंग्रेज लोग भी थोड़ा मोड़ा व्यापार वहां पे कर रहे थे, उन लोग को पास वास दे दिया गया था कि चलो ठीक है। मुगल बादशाह ने उन लोग को पास वास दे दिया था। उससे ये लोग थोड़ा सा परेशान होते थे कि मुगल बादशाह जो है यहाँ पे पास दे देता है तो फिर वहां पर बंगाल को पूरा लोग लूटने लग जाते थे ना, तो ये इन लोग को दिक्कत था। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु 1727 में हुई तो शुजाउद्दीन फिर आ गया। शुजाउद्दीन मुर्शीद कुली खान का दामाद था, सन इन लॉ था, वो आया 1727 में। उसकी डेथ हो जाती है 1739 में। 1739 में जब इसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? सरफराज खान जो मुर्शीद कुली खान का इनकैपेबल सन था, इनकैपेबल सन था, है ना। थैंक यू बेटा, ठीक है शिवम। इनकैपेबल सन यानी कि देखो अब तुम लोग को इंटरेस्ट आने लगेगा हिस्ट्री में। वो जो अभी तक के जो टॉपिक्स थे ना, फ्रेंच, डच,
फिर इन लोग का जो आगमन था ना, आगमन में उतना इंटरेस्ट आता नहीं है क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कहानी वहानी रहता नहीं है ना, तो अब तुम लोग को इंटरेस्ट आने लगेगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो 1739 में सुजाउद्दीन ने रूल करा बंगाल को। अब उसके बाद 1739 में ये मर गया तो बचा कौन? मुर्शीद कुली खान का एक बेटा सरफराज खान, जो उतना ताकतवर था नहीं, इसको लड़ना वड़ना आता नहीं था, समझे। जैसे ही ये बना, अलीवर्दी खान को पता चल गया और फिर अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को मार दिया और मारने के बाद अलीवर्दी खान ने खुद को नवाब डिक्लेयर कर दिया। उसने बोला अब मैं बनूंगा नवाब। क्या बनूंगा मैं? बंगाल का नवाब अब मैं बनूंगा, ठीक है। बंगाल का अब मैं क्या बनूंगा? बंगाल का अब मैं नवाब बनूंगा, ठीक है ना। अलीवर्दी खान का जो रूल था वो 1740 से लेकर 1756 तक था। 1756 के बाद 1757 में तुम्हारा बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ठीक है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। चलो, अलीवर्दी खान 1740 में आया, बंगाल का नवाब बना, बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। ये थोड़ा सा परेशान था, पता है क्यों परेशान था? अलीवर्दी खान ना थोड़ा परेशान था नवाब बनने के बाद। नवाब तो बनना चाहता था लेकिन थोड़ा सा परेशान रहता था। क्यों रहता था जानते हो? नोट्स कैसे बना सकती हूँ। बेटा अभी लेक्चर ले लो, ठीक है, अभी कुछ मत करो, अभी कॉपी पेन मत उठाओ, अभी बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग लिख लोगे। ये गलती मत करना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी जैसे मैं तुम लोग को पढ़ा रही हूँ ना, अभी सिर्फ लेक्चर को सुनो, पूरा सुन लो, उसके बाद पीडीएफ तो तुमको मिल ही जाएगा। पीडीएफ में बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है। जब नोट्स बनाओगे, जब खाली बैठे रहोगे तब बनाना। नोट्स को बनाते टाइम रिकॉर्डेड लेक्चर को एक बार देखना। वैसे तुम अभी अच्छे से लेक्चर देख लोगे तो तुमको रिकॉर्डेड भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पीडीएफ को खोलना और पीडीएफ से फिर नोट्स बनाना, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। चलो ठीक है, अभी बिल्कुल नोट्स मत बनाओ, अभी समझते चलो, क्योंकि ये युद्ध वगैरह ना ऐसे समझ में नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन होगा बेटा नोट्स का, ऑप्शन पीडीएफ का देखना, अलग से सेक्शन रहता है, ठीक है। ये नवाब बन गया बंगाल का। ये परेशान रहता था। क्यों परेशान रहता था? अंग्रेज लोग ना बंगाल के क्षेत्र को पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एक्सप्लॉइट यानी कि पूरा का पूरा ना वहां पर बर्बाद कर दे रहे थे। एक तो उन लोगों को मुगल बादशाह द्वारा मिल गया था पास अंग्रेजों को कि जाओ तुम व्यापार करो, व्यापार करते थे। मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बोला क्या था पता है? तुम सिर्फ 300 यूरो हमको पे कर देना बंगाल के लिए, 300 यूरो, साल भर का 300 यूरो हम तुमसे ले लेंगे, यानी रुपी में तुम देखोगे उस जमाने के हिसाब से तो 3000 रुपए तुम हमको साल भर का पे करना और व्यापार करना आराम से, और तुमको कोई टैक्स वैक्स नहीं देना है। अंग्रेज लोग वहां पर व्यापार करते थे और सामान जो ले जाते थे ना, उससे प्रॉफिट कितना होता था? 50,000 यूरो का प्रॉफिट उनको होता था। मतलब 350 यूरो चुका के उन लोग अगर 50,000 यूरो का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो तुम ये सोच लो उन लोग भारत को कितना एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ये चीज ना तो मुगल बादशाह को समझ में आ रहा था, ना तो बंगाल के पुराने नवाबों को समझ में आ रहा था। अलीवर्दी खान परेशान हो गया, बोला यार मैं तो इतने लोगों को मार काट के यहाँ नवाब बना, मैं सोच रहा था कि मेरा रूल चलेगा, यहाँ तो अंग्रेज लोग अलग ही एक्सप्लॉइटेशन में लगे हुए हैं। इसको ये पता चल गया था कि अंग्रेज लोग पूरा यहाँ का जो सामान ले जाके बेचते हैं अपने यहाँ, और बेचते हैं तो उससे अच्छा मुनाफा कमाते हैं, और उतना पैसा हमको ये चुकाते नहीं है जितना ये मुनाफा कमाते हैं। इन लोग जो पास मिला है उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। तो वो ना अलीवर्दी खान इन लोगों को हटाना चाहता था वहां से। अलीवर्दी खान को उड़ती उड़ती खबर ये भी आई थी कि अंग्रेज लोग सिर्फ बंगाल में ही नहीं, बाकी के जो क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों में भी यही हरकत कर रहे हैं, और वहां के शासक भी उनसे परेशान है। पहले चिकनी चुपड़ी बातें करके अंग्रेज लोग घुस जाते थे एरिया में कि हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, बाद में उस जगह को एक्सप्लॉइट करते थे। ये चीज अलीवर्दी खान के कानों में आ चुकी थी। अलीवर्दी खान स्टेप लेने वाला था। क्या करने वाला था वो अंग्रेजों का जो पास है ना उसको छीनने वाला था, और छीन करके अंग्रेजों को बाहर करना चाहता था वो। लेकिन ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। ये होने से पहले ही अलीवर्दी खान जो है वो मर गया। बात को समझ रहे हो क्या बोल रही हूं मैं? ये होने से पहले ही जो है अलीवर्दी खान की डेथ हो गई। 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ हो गई थी, ठीक है। चाहता तो था वो ये सब करे लेकिन नहीं कर पाया, डेथ हो गई। 1756 में अलीवर्दी खान की
खान की मृत्यु हो गई। नॉर्मल मृत्यु थी, ठीक है ना। अली वर्दी खान डाइड। अब ये जो मरा ना, तुमको यहां से होता है असली कहानी शुरू, ठीक है। यहां से असली खेल चालू होता है। अब ये मर गया, बूढ़ा हो गया था, मर गया। इसके बाद आता है कौन, 1756 में एंट्री होती है सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला क्या बनता है, नवाब बनता है। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है ना। बिकेम द नवाब, बिकेम न्यू नवाब, न्यू नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल का नया नवाब बन गया ये, ठीक है ना। और क्या बना, और नवाब बने, ठीक है, बने। बढ़िया रहा सब, वाओ मजा आ गया, ठीक है ना, बहुत अच्छा चल रहा था सब। लेकिन सिराजुद्दौला को ना क्या कहते हैं ना कि दहेज में हमको दुश्मनी मिला है, हमको विरासत में दुश्मनी मिला है। सिराजुद्दौला का वही हाल था, विरासत में इसको दुश्मनी मिला था, समझ रहे हो। विरासत में इसको क्या मिला था, इसको दुश्मनी मिला था। सिराजुद्दौला था कौन, इसको क्यों नवाब बनाया गया, अगर ये पूछा जाए तो बोलना सिराजुद्दौला जो था ना, ये अली वर्दी खान के सबसे छोटी बेटी का बेटा था, मतलब नाती था अली वर्दी खान का, ग्रैंडसन था। जैसे मेरे नाना की मैं नातिन हुई ना, मेरे नाना की, वैसे ही सिराजुद्दौला का नाना लगता था अली वर्दी खान। अली वर्दी खान की सबसे छोटी बेटी जो थी, उस बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला। अली वर्दी खान मर गया तो सिराजुद्दौला में वो कैपेबिलिटी थी कि वो नवाब बन के संभाल लेगा, उसको बना दिया। बन तो गया बहुत खुशी में, यहाँ पे बनने के बाद मालूम पड़ा कि उसके खुद के रिश्तेदार जो है वो अली वर्दी खान के दुश्मन थे, सब उसको मारना चाहते थे। अब अली वर्दी खान के दुश्मन थे, मतलब अब अली वर्दी खान का पोस्ट कौन लिया है, सिराजुद्दौला लिया है। तो वो जो दुश्मनी है वो ट्रांसफर किसके पास हो जाएगी, सिराजुद्दौला के पास। बहुत यंग था बेचारा, विरासत में उसको दुश्मनी मिल गई। कौन कौन था उसका दुश्मन, उसके आपस के लोग, उसके खुद के लोग उसके दुश्मन थे, ठीक है। खुद के लोगों में कौन, तो यहाँ पे कुछ नाम है देखो। प्रतिद्वंदी यानी कि राइवल, यानी कि दुश्मन, है ना, यानी कि दुश्मन। किसके दुश्मन, सिराजुद्दौला के दुश्मन। यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग जब क्या कहते हैं पढ़ो इसको तो फिर तुमको समझ में आए के दुश्मन, राइवल्स ऑफ सिराजुद्दौला, है ना, राइवल्स ऑफ सिराजुद्दौला। कौन कौन थे भैया, ये देखो नाम देखो, शौकत जंग, घसीटी बेगम, मीर जाफर। शौकत जंग, घसीटी बेगम और मीर जाफर। इनके अलावा भी बहुत लोग थे वैसे तो, ठीक है। शौकत जंग कौन था, घसीटी बेगम कौन थी और मीर जाफर कौन था भाई। मीर जाफर उसका सेना में कमांडर था, ठीक है। सेना में ये जो कमांडर था मीर जाफर, ये एक रिबेल कमांडर था, यानी कि ये जब अली वर्दी खान की सेना में कमांडर था ना, तो उसको अपना रूल चाहिए था, अली वर्दी खान का चिक चिक नहीं चाहिए था, और वो बार बार यही चीज फेस कर रहा था, तो वो एकदम चिढ़ा हुआ था अली वर्दी खान से। अब ये बन गया था सिराजुद्दौला नवाब, तो इससे भी चिढ़ा हुआ था। तो ये एक रिबेल कमांडर था मीर जाफर, ठीक है, सेना में था, कमांडर, है ना, कमांडर था। घसीटी बेगम कौन थी, घसीटी बेगम उसकी चाची थी, ठीक है, घसीटी बेगम उसकी चाची थी। शौकत जंग कौन था, शौकत जंग पूर्णिया में, पूर्णिया नाम की जगह में राज करने वाला, पूर्णिया नाम की जगह में राज करने वाला एक पर्सन था, जो पूर्णिया वाले क्षेत्र में राज कर रहा था, शौकत जंग। ये भी अली वर्दी खान का रिश्तेदार था, यानी आपसी रिश्तेदारी में थोड़ी सी रंजिश थी, साथ में जो आर्मी में कमांडर था उससे भी थोड़ी सी रंजिश थी, ठीक है। यहां पे मैं लिख देती हूं पूर्णियाज शौकत जंग, है ना, शौकत जंग, इसको दिक्कत था। और आंट यानी आंटी यानी चाची, घसीटी बेगम, ठीक है, घसीटी बेगम, और साथ में आर्मी कमांडर मीर जाफर।
अब इसी मीर जाफर को लेके पूरा कांड होगा, देखना जरा, है ना, पूरा मीर जाफर को लेके कांड होगा। इन लोग तो रिश्तेदार थे, इन लोग तो रिश्तेदार में आते थे, रिश्तेदार और सेना वेना में आते थे। अली वर्दी खान का ना एक खुद का ग्रुप भी था, खुद का ग्रुप, जैसे होता है ना, जैसे मैं मान लो नवाब बन गई तो मैं अपना एक ग्रुप रखूंगी, जो कोई प्रशासन को संभालेगा, कोई मेरा फाइनेंस को, वित्त को संभालेगा, कोई कुछ संभालेगा। मेरे ग्रुप में कुछ लोग रहेंगे जिनको मैं अलग अलग डिपार्टमेंट सौंप दूंगी। अली वर्दी खान के ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग थे। एक था जगत सेठ, एक था ओमी चंद, एक था राय बल्लभ और एक था राय दुर्लभ। ये पूरा का पूरा ग्रुप था, ठीक है ना। ये भी राइवल था ठीक है, ये भी राइवल था, यानी कि ये अपोजिशन में था, ठीक है ना। ये भी राइवल तुम इसको बोल सकते हो, राइवल ग्रुप। बात को जरा समझना, कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, ठीक है। जगत सेठ, ओमी चंद, मन ही मन चिढ़ते थे इन लोग। राय बल्लभ एंड राय दुर्लभ, ठीक है, राय दुर्लभ। मन ही मन चिढ़ते थे इन लोग, उससे कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि नवाब था ना, तो मन ही मन चिढ़ चिढ़ के रहते थे ठीक है। अब क्या हुआ, अब युद्ध होगा। सब दुश्मनों के नाम देख लिए ना तुमने, दुश्मनों के नाम याद रखना, ठीक है। ये भी सब दुश्मन थे, ये भी सब दुश्मन थे, ये सब दुश्मन थे, पूरे के पूरे सिराजुद्दौला के दुश्मन, राइवल्स ऑफ सिराजुद्दौला, ठीक है ना। अब आगे बढ़ो, देखो युद्ध के पीछे का क्या कारण था भाई। अब सिराजुद्दौला को ये सब तो विरासत में मिला, दुश्मनी। अब उसका दिमाग वैसे ही खराब रहता था बेचारा, कुछ भी अच्छा काम करने जाता था तो कभी अंग्रेज लोग आके दिमाग खराब करते थे, कभी उसके खुद के रिश्तेदार और कमांडर लोग दिमाग खराब करते थे। मीर जाफर को नवाब का पद चाहिए था, जो कमांडर था ना मीर जाफर, उसको नवाब का पद चाहिए था। जगत सेठ, ओमी चंद, इन लोग को कोई मतलब था नहीं, इन लोग चाहते थे कि ये सिराजुद्दौला हट जाए बस, कैसे भी करके। घसीटी बेगम जो चाची थी, उसका पैसों पे नजर था, खजाने पे उसका नजर था। धीरे धीरे करके सिराजुद्दौला ने सबको हटा दिया, मीर जाफर को हटा दिया, उसकी जगह में दूसरे को नियुक्त कर लिया, मीर मदन को। घसीटी बेगम से पूरा का पूरा जो भी था उसका जो भी क्या कहते हैं चीजों को इकट्ठा करके बैठी थी वो, उसको छीन के उसको हटा दिया। मतलब जितने भी उल्टे सीधे लोग थे ना, सिराजुद्दौला जैसे ही आया, हम भी तो यही करेंगे ना, हमको विरासत में अगर मिलेगा दुश्मनी तो हम पहले तो दुश्मनों को साफ करेंगे ना। सिराजुद्दौला ने सारे दुश्मनों को साफ कर दिया, बोला हटो यार तुम लोग, अब हम नए नए लोगों को नियुक्त करेंगे। अब समझ गए, नए नए लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया गया, ठीक है क्या, इन सब को हटा दिया गया है ना, प्रशासन की देखरेख करने के लिए और सारी चीजों के लिए। घसीटी बेगम का जो भी था वो भी हटा दिया गया। शौकत जंग को तो मार दिया था, शौकत जंग जो पूर्णिया वाला था ना, ये शौकत जंग जो इसका रिश्तेदार था, उसको तो मार ही दिया था। घसीटी बेगम को निकाल दिया, मीर जाफर का कुछ कर नहीं पाए, उसको पद से हटा दिए, ठीक है। मीर जाफर को क्या किए, पद से हटा दिए। मीर जाफर की जगह कौन आ गया, मीर मदन आ गया। मीर जाफर की जगह कौन आ गया, मीर मदन को नियुक्त कर लिया। अब उसको लगता था कि वो बहुत सेफ खेल रहा है, एकदम सेफ है, अब कोई दिक्कत उसको नहीं है। ऐसा किसको लगता था, ऐसा लगता था सिराजुद्दौला को। सबको हटा दिया था, लेकिन ये हुआ नहीं। हुआ क्या, रीजंस बिहाइंड द वॉर, ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ इसके पीछे का कारण क्या था। ये सब तो उसने कर लिया सिराजुद्दौला ने, फिर भी क्यों वॉर हुआ, फिर भी क्यों युद्ध हुआ। तो देखो, अंग्रेजों द्वारा विशेष व्यापार का जो विशेषाधिकार था उसका दुरुपयोग किया जा रहा था, ये सिराजुद्दौला देख रहा था। अली वर्दी खान भी चिढ़ता था, वो करने ही वाला था कुछ अंग्रेजों के खिलाफ, कि वो मर गया बाद में, कर नहीं पाया कुछ। सिराजुद्दौला भी इन चीजों से परेशान था कि इन लोग को पास मिला है तो इन लोग उस पास का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको जो है पूरा बंगाल को पूरा लूट रहे हैं, ये तो गलत है। चिढ़ गया था। मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस उनको मिले हुए थे व्यापार करने के लिए। अनुमति के बिना किला बना देते थे इन लोग को अनुमति नहीं था, बिना अनुमति लिए किला। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, मेरा पूरा का पूरा मान लो एक गांव है जिसकी सरपंच मैं हूं, जिसका पूरा का पूरा नेतृत्व मैं करती हूं। नया नवेला कोई आएगा और आके उठ के खड़ा होके बोलेगा कि मैं यहाँ पर किला बना रहा हूं, मेरे को जरूरत नहीं है किसी के परमिशन का, मैं खुद ही बना लूंगा। मेरे को गुस्सा नहीं आएगा कि भैया मेरे से एक बार पूछो तो सही, तुम बिना पूछे कैसे किला बना रहे हो। वो अंग्रेज किसी से नहीं पूछते थे। क्यों नहीं पूछते थे पता है, क्योंकि मुर्शीद कुली खान लोग के टाइम से अंग्रेजों को आदत लग गया था, 1700 के टाइम से उन लोग को आदत था। 1756 1740 56 तक आ गए थे हम लोग, तो उन लोग को ये आदत थोड़ी ना छूटेगा। 50 साल से ज्यादा हो चुका था, 1756 में आ गए हम लोग। जो उन लोग करते आ रहे थे उन लोग तो वही करेंगे ना,
कोई नया नवेला आया है, सिराजुद्दौला नया नया था, उसके हिसाब से थोड़ी ना चलेंगे, वो तो वही करेंगे जो उनको करना था। तो अंग्रेज लोग ये करते थे, अनुमति के बिना किलेबंदी करते थे, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा किया जाता था, ये लिख देती हूं मैं, अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। फोर्टिफिकेशन विदाउट परमिशन बाई ब्रिटिश, बाई ब्रिटिश। अब क्या हुआ, सिराजुद्दौला का दिमाग खराब हुआ, सिंपल सी बात है, किसी का भी होगा, ठीक है, इसका भी दिमाग खराब हुआ। इसके बाद इसने क्या करा, सिराजुद्दौला ने, जरा पढ़ो इसको, है ना, पढ़ा, कोई डाउट आ रहा है क्या? इतनी देर से मैं चिल्ला रही हूं, एक भी डाउट तो नहीं है, देख लो भाई। कोई डाउट हो तो पूछ लो, है ना, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, किसी का कमेंट तो नहीं आ रहा है, वैसे कमेंट फ्रीज तो नहीं हो गया। सिराजुद्दौला चिढ़ चुका था, उसने क्या करा, उसने अटैक कर दिया यहाँ पर। उसने बोला बस बहुत हो गया यार, खुलेआम उसने दुश्मनी ले ली अंग्रेजों से। अब अंग्रेजों से अगर वो खुलेआम दुश्मनी लेगा तो उसको पसंद आएगा क्या अंग्रेजों को, बताओ? किसी को भी नहीं पसंद आता है, ठीक है, किसी को भी नहीं पसंद आता है। यहाँ पर अंग्रेजों से उसने खुलेआम दुश्मनी ले ली थी सिराजुद्दौला ने, ठीक है, अंग्रेजों पर यहाँ पर अटैक कर दिया और उसका फोर्ट वोट सीज कर लिया था। अब जब खुलेआम दुश्मनी ले ली तो अंग्रेज भी चिढ़ गए। और क्या किया था सिराजुद्दौला ने, एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया था इसने क्या किया था पता है? बंगाल में ही एक किले के अंदर में, बंगाल में एक किला था, उस किले के अंदर में ना इसने, सिराजुद्दौला ने लगभग 150 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे के अंदर डाल दिया था। ये देख रहे हो मेरे पीछे, ब्लैक होल ट्रेजेडी, एक छोटे से कमरे के अंदर डाल दिया था। जिस किले में अंग्रेज लोग रूल कर रहे थे ना, उसी किले पर अटैक करके उस किले को सीज कर लिया था सिराजुद्दौला ने, ठीक है, उस किले पर अटैक किया, उस किले को सीज कर लिया। अंग्रेज देखते रह गए, जितने अंग्रेज अंदर बचे हुए थे उन लोगों को बंद कर दिया, महिला थी, बच्चे थे, आदमी लोग थे, सबको एक छोटा सा कमरा था, एकदम छोटा, 150 लोगों को छोटे से कमरे में भर दिया, ना खाना दिया ना पीने को पानी, कुछ दिन तक ऐसे ही बंद छोड़ दिया, ना तो वहां लाइट था ना कुछ, मतलब अंधेरा एकदम था, वो किले का एकदम नीचे का हिस्सा था, वो इस तरीके से बंद कर दिया था उन लोग को। 1756 की ही बात है, ये सिराजुद्दौला ने किया था। इसके बाद जब कुछ दिन के बाद इसका गेट खोला ना, आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे भूख प्यास के मारे और सफोकेशन के मारे। अब तुम खुद सोचो ना, ना तो लाइट है, ना फैन है, ना कुछ है, ऊपर से खाना पीना कुछ नहीं है, इतने सारे लोग, एकदम हिलने को भी जगह नहीं है। 3-3 4-4 दिन तक अगर ऐसे बंद कर देंगे तो आदमी जिएगा क्या? मर गए। और जब मरे ना तो ये बात पूरा फैल गया बाहर, और जब बाहर फैला तो सबको पता चला कि यार सिराजुद्दौला ने ऐसा कर दिया अंग्रेजों के साथ में। अंग्रेजों का दिमाग खराब हो गया। उस समय पे लॉर्ड क्लाइव भारत में गवर्नर था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, भारत में जो गवर्नर था वो कौन था उस समय पे? रॉबर्ट क्लाइव था। इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, है ना। रॉबर्ट क्लाइव को जब ये सारी चीजें पता चली, उसने बोला कि चलो यार इसका तो ज्यादा ही हो रहा है, वैसे भी बहुत दिन से ये हम लोगों को परेशान कर रहा है ना, बहुत दिन से हमारा दिमाग खराब किया है, ऊपर से इसने ये जो हरकत करी है ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसको हम बताएंगे सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला के खिलाफ जितने भी उसके थे ना लोग, ओ शिट, ये क्या हुआ? हाँ ये देखो, यहाँ पर नाम पढ़ो तुम। मीर जाफर था, ठीक है, जगत सेठ, ओमीचंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ। अंग्रेजों ने बोला इनको पकड़ो पहले। जब ये सब हो गया ना, ब्लैक होल ट्रेजेडी वगैरह जब हो गया, इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, ये सब जब हो गया बोला इनको पकड़ो। अंग्रेजों ने क्या करा, जगत सेठ, ओमीचंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ को पकड़ा, मीर जाफर को पकड़ा। मीर जाफर को बोला तुमको नवाब बनना है क्या? मीर जाफर बोला हाँ बनना है, बहुत साल से हम प्रयास कर रहे हैं पर नहीं बन पा रहे, कमांडर ही बन के रह गए हम, अब तो कमांडर भी नहीं रहे, अब तो मीर मदन को नियुक्त कर लिया, हम कैसे बनेंगे नवाब? अंग्रेजों ने बोला आओ हमारे पास, हम बात करते हैं। अंग्रेजों ने बात करा, अंग्रेजों ने बोला अगर तुम हमारा साथ दोगे, ठीक है, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो मैं जो है, अंग्रेज बोले, रॉबर्ट क्लाइव आए थे ना सब, पूरा पूरा अपना फोर्स लेके, बोले कि तुम हमारा साथ दे दिए ना अगर, तो हम तुमको नवाब बनाएंगे। अगर सिराजुद्दौला को हरा दिए हम, अगर वो बैटल में हार गया,
हम जो युद्ध लड़ने वाले हैं, तुम साथ दे दो हमारा। मीर जाफर का साथ क्यों मांगा था पता है? मीर जाफर एक समय पे उन लोगों की सेना में कमांडर था, उसको अंदर की हर चीज पता थी। भैया सेना का कमांडर है मतलब हर एक गली, हर एक दरवाजा, हर एक मोहल्ला पता है उसको, अंदर का हर एक खुफिया रास्ता मालूम है उसको पूरे जगह का। इसीलिए उसको बोला तुमको नवाब बनाएंगे। मीर जाफर बोला बहुत खुश। मीर जाफर हाँ हाँ ठीक है ठीक है, क्या चाहिए आपको? अंग्रेज बोले जितनी भी खुफिया जानकारी है अंदर की सब हमको चाहिए, कि कहाँ से कौन सा गेट है, किस जगह से अंदर घुसते हैं, कहाँ पर सिराजुद्दौला रहता है, कहाँ वो सोता है, कहाँ वो खाता है, कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है। वो बोला सब पता चल जाएगा आपको, सब बता देंगे हम। इधर राय दुर्लभ जगत सेठ लोगों के साथ में बोला कि तुम लोग भी हमारा साथ दो, तुमको भी हम फायदा देंगे, समझे? अब यहाँ पे युद्ध होता है। क्या होता है? यहाँ पे युद्ध होता है। ब्रिटिशर्स ने षड्यंत्र रच लिया था किसके साथ? मीर जाफर के साथ, ओमी चंद के साथ, जगत सेठ के साथ और राय दुर्लभ के साथ, ठीक है ना? ब्रिटिश मेड कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी विथ मीर जाफर, है ना, ओमी चंद, जगत सेठ एक्सेट्रा। बहुत बढ़िया। यहां पर अंग्रेजों द्वारा जो है एक छोटा सा बैटल तुमको देखने को मिलेगा। ये वाला जो था छोटा सा आक्रमण था, उतना कुछ यहाँ पर खास हुआ नहीं। जैसे होता था ना कि भैया तुम हमारा एरिया सीज किए हो तो हम तुमको जो है नहीं छोड़ेंगे, तो वो छोटा सा था, इसको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है। फरवरी 1956-57 में अंग्रेजों द्वारा आक्रमण हुआ, फिर संधि हो गया, अलीनगर का संधि। वो कोई मतलब का था नहीं, वो तो बीच में हो गया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। आगे बढ़ोगे, अब प्लासी का युद्ध होता है। देखो अंग्रेजों ने सबके साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी रच ली, षड्यंत्र रच लिया। मीर जाफर को बनाएंगे हम क्या? हम बनाएंगे नवाब, ठीक है? यहां लिख देती हूं मैं, मीर जाफर को नवाब बनाने का वादा, ठीक है? प्रॉमिस्ड नवाब पोस्ट टू मीर जाफर। बहुत बढ़िया बात है भाई, है ना? बहुत अच्छी बात है, बहुत सही चीज है, बहुत बढ़िया है। सब मान गए, प्लासी का युद्ध हो गया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। बात को समझो, 23 जून 1757, पहले से सब तय था। सिराजुद्दौला हारने वाला था, कोई जीतने का उसका चांस नहीं था, पूरा उसका हार पहले से तय था, ठीक है? नवाब की सेना और ब्रिटिश की सेना टकरा गई। नवाब की सेना यानी कि सिराजुद्दौला की सेना, सिराजुद्दौला की सेना का अंग्रेजों की सेना से टकराव, ठीक है ना? समझ गए? यानी कि आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला केम अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी का नेतृत्व कौन कर रहा था? ब्रिटिश आर्मी अंडर रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था ब्रिटिश आर्मी का नेतृत्व। समझ गए क्या? प्लासी का युद्ध वो युद्ध था जो कभी लड़ा ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि हार गया ना। तुम्हें पता है सिराजुद्दौला के पास फोर्सेस ज्यादा थे, ज्यादा सेना थी सिराजुद्दौला के पास, अंग्रेजों से ज्यादा सेना थी, लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला हार गया। डेट देख लेना, 23 जून 1757 को ये वाला लड़ाई हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी वाला क्षेत्र जो है ये बंगाल में पड़ता है, ठीक है? कहां पर पड़ता है? यानी ये जो लड़ाई है ना ये बंगाल में हुई थी, ठीक है? वो युद्ध था जो कभी लड़ा ही नहीं गया, ऐसा कहा जाता है। इस युद्ध का ये कोट है, ठीक है? द बैटल विच नेवर फॉट, ये ऐसा बोला जाता है। बैटल ऑफ प्लासी वॉज द बैटल विच नेवर फॉट, जो कभी लड़ा ही नहीं गया। क्यों नहीं लड़ा गया? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है?
पूरा धोखा दे दिए थे ना, उसके खुद के लोग धोखा दे दिए थे। सिराजुद्दौला के जो आंतरिक लोग जो थे पहले के, जिनको वो निकाल दिया था, उन लोग गुस्से में धोखा दे दिए थे। मीर जाफर को नवाब बनाने का वादा किया तो मीर जाफर बोला हाँ ठीक है बनेंगे हम। तो सिराजुद्दौला को धोखा दिया गया, अंग्रेजों ने यहाँ पर वार कर दिया, यानी कि अटैक कर दिया, और सिराजुद्दौला के पास फोर्सेस ज्यादा थी, आर्मी ज्यादा थी, सेना ज्यादा थी। फिर भी क्योंकि उनको अंदर की बातें पता थी अंग्रेजों को, तो वो तो घुस गए अंदर, पूरा बुरी तरीके से हरा दिया था। ठीक है, पूरी तरीके से हरा दिया था। और यहाँ पर इसीलिए बोला जाता है कि ये वो लड़ाई थी जो कभी लड़ी ही नहीं गई। ऐसे लड़ाई थोड़ी होती है। लड़ाई क्या होता है? लड़ाई का मतलब होता है आमने सामने जो टकराएगा, दोनों के फोर्सेस आपस में टकराएंगे, कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, यहाँ पे धोखेबाजी नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होगा। ये तो चीटिंग था ना, और चीटिंग था, ये लड़ाई हुई, अंग्रेज जीते और सिराजुद्दौला हार गया। ठीक है ना, अंग्रेजों की जीत हुई। ठीक है, अंग्रेजों की क्या हुई? जीत हुई, और नवाब की हार हुई। नवाब की क्या हुई? हार हुई। ठीक है, समझ गए? बस बात खत्म हो गई। तो इसीलिए कहते हैं ये वो बैटल था जो जीता नहीं गया। बाद में निष्कर्ष क्या निकला? रिजल्ट ऑफ वॉर वही निकला जो अंग्रेजों ने वादा किया था। युद्ध का परिणाम क्या निकला? मीर जाफर बिकेम नवाब। मीर जाफर बिकेम नवाब, बिकेम नवाब ऑफ बंगाल, है ना? समझ गए क्या? कोई डाउट हो तो पूछ लो यार, क्योंकि देखो बैटल खत्म हो चुका है, बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ बक्सर हम लोग करेंगे, ठीक है ना? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, जैसा वादा किया गया था, है ना? बंगाल का नवाब बनाया गया, जैसा वादा किया था वैसा बना दिया। 24 परगना की जिम्मेदारी जो जमींदारी जो है वो अंग्रेजों को दे दी गई। 24 परगना एक एरिया था। 24 परगना जो था वो एक एरिया था। जमींदारी ऑफ 24 परगना एरिया, परगना एरिया क्षेत्र था एक, वॉज गिवन टू ब्रिटिश। ठीक है, बात खत्म हो गया। समझ गए? और अब मैप देख लो कहां पर क्या था। ये वाला क्षेत्र बक्सर वाला, अगला हम लोग बक्सर की लड़ाई को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है, ये बक्सर वाला क्षेत्र, यहाँ पर प्लासी वाला क्षेत्र देखो बंगाल में, आज के पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में प्लासी वाला क्षेत्र, और अवध वाला क्षेत्र, अवध में भी अंग्रेजों की बहुत नजर थी। अवध वाला क्षेत्र ये है, ठीक है ना? प्लासी वाला क्षेत्र ये, समझे? अब मुझे जहां तक लगता है आसानी से समझ आ गया होगा। आज तो तुम लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्यों? आज तो बढ़िया समझ आया होगा। और जितने भी अभी क्लासेस होंगे ना तुम्हारे अगले, वो सारे क्लासेस मैं तुम लोग को ऐसे ही करवाऊंगी कहानी के फॉर्म में, ठीक है? ताकि तुम लोगों को थोड़ा मजा भी आए, क्योंकि ये युद्ध वगैरह ना बच्चे लोग पढ़ने को नहीं करते, उन लोगों को बेचारे को बहुत तकलीफ होता है, युद्ध समझ ही नहीं आता तो क्या ही करें, है ना? तो हमने क्या पढ़ा आज? बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा, ठीक है? बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ बक्सर से ही जुड़ा हुआ है। जब अंग्रेज लोग मीर जाफर से परेशान हो गए थे ना, मीर जाफर अंग्रेजों का बात नहीं मानता था, बाद में पता है नवाब तो बन गया था, बात ही नहीं मानता था, है ना? और मीर जाफर जो है वो बात नहीं मानता था, तो अंग्रेज लोग परेशान हो गए। तो मीर जाफर भी अंग्रेजों से परेशान था। अब भैया अंग्रेज लोग उसको नवाब के पद पे बिठाए थे तो अपना काम निकालने बिठाए थे ना, वो हर काम निकलवाते थे वो, ठीक है? हर काम को निकलवाते थे। समझे? ये देखो अवध वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है बेटा, अवध वाला क्षेत्र। ये देखो मैप में, देखो ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है ना? तो वो अपना काम निकाल रहे थे अंग्रेज लोग, और चिढ़ गया था पूरा वो। सॉरी, बैटल ऑफ प्लासी, मैंने बक्सर लिख दिया यार गलती से, है ना? थैंक्स याद दिलाने। आज का क्लास अच्छा लगा ना? समझदार लोगों को समझ में आ गया होगा, जो समझदार नहीं होंगे उनको भी आ गया होगा। कहानी तो सभी को समझ आता है, मजा भी आता है। अब इसी से जुड़ा रहेगा क्या? बैटल ऑफ बक्सर, वो अपन अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है? इसी से जुड़ा है। मीर जाफर से परेशान हो गए थे अंग्रेज लोग, और मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों से परेशान हो गया था। अंग्रेजों ने यहाँ पे मीर कासिम को पकड़ा और मीर कासिम को बोला, ठीक है, क्या ये भी नवाब के दुश्मन थे? कौन 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 नवाब के दुश्मन थे?
नहीं समझी मैं, पूरा पूछो। ठीक है, मीर कासिम को अंग्रेजों ने पकड़ा और फिर बोलते हैं कि हम मीर जाफर को हटा के तुमको नवाब बना देंगे अगर तुम हमारा साथ दोगे तो। मीर कासिम भी बोला हाँ ठीक है दे देंगे साथ। इधर मीर कासिम को फिर नवाब बनाने में लग गए, बाद में बैटल हो गया था। ठीक है उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे ऐसे ही, ताकि तुम लोग को युद्ध समझ में आ जाए। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। और ऐसे ही पढ़ते रहो। बाकी अब तुम लोग की क्लास जो है 4 तारीख को होगी सीधा, है ना। मीर जाफर किसका दुश्मन? हाँ, नवाब का दुश्मन, वही तो बता रही हूँ मैं स्टार्टिंग से। मीर जाफर तो नवाब को पसंद ही नहीं करता था ना, जबकि उसी के सेना में पहले कमांडर हुआ करता था, उसी को पसंद नहीं करता था, तभी तो अंग्रेजों के साथ जाके मिल गया। ठीक है, आज का क्लास यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। ठीक है, थैंक यू सो मच।